यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपनी सीटेट की तैयारी करने में लग गए। सीटेट के आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, अब अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और अब हम जो तैयारी अपनी करें, साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी जो एनसीईआरटी, सबसे पहले जो सीटेट जो आपका एग्ज़ाम 2024 में 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन हम अच्छे से करेंगे। आपको पता ही है, समरी वाइज यानी जो चैप्टर आपका है, चैप्टर की समरी यानी एनसीईआरटी जो साइंस आपकी है, साइंस की क्लास 6 की एनसीईआरटी समरी हम इसमें करेंगे क्लास 6 की। तो इसमें विज्ञान जो साइंस आपका है, इसमें 2 दिन आपको जो क्लास है वो नहीं मिली, उसका भी एक है। तो इसमें जो क्लास आपको 2 दिन आपको नहीं मिली, उसका रीज़न है कि इसमें थोड़ा आपका जो था क्लास नंबर 6 जो थी। चलिए अब हम इसमें तैयारी करते हैं। वो थोड़ी इमरजेंसी की वजह से आपको 2 दिन क्लास नहीं मिल पाई। चलिए अब हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। 2 चैप्टर हम पहले ही कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर क्या था हमारा, भोजन यह कहाँ से आता है, यानी जो भोजन है वो कहाँ से आता है। दूसरा चैप्टर था जो भोजन के घटक है, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो भोजन के घटक है, उसमें हमने पढ़ा। 2 चैप्टर आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब हम तीसरे चैप्टर की ओर चलते हैं, तंतु से वस्त्र तक। थर्ड चैप्टर हमारा होगा तंतु से वस्त्र तक। तो थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे हम अपनी जो तैयारी है वो करने लग रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अच्छे से आपको तैयारी कराई जाएगी। चलिए इस बार हमें जो सीटेट है अपना क्वालिफाई करना है। चलिए सबसे पहले अब आपका नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चलिए चैप्टर देखिए, आपका जो थर्ड है, थर्ड चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या है, तंतु से वस्त्र तक। यानी जो चैप्टर का नाम है हमारा तंतु से वस्त्र तक हमारा जो चैप्टर है। चलिए इसकी ओर चलते हैं। अब हम सबसे पहले जो चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक, तो इसमें चलिए इसमें आपका जो एक पहली या फिर आप इसमें अगर हम चैप्टर को देखें तो इसमें मैं अपने शब्दों में, यानी चैप्टर का जो सारांश है, चैप्टर क्या कहना चाहता है, चैप्टर में है क्या, इसमें सबसे पहले जो तंतु से वस्त्र तक है, इसमें आपको एक पहेली और बुझो दी गई है। जो अपना जो उनका स्कूल है उसमें एक आयोजित क्या की गई थी, एक विज्ञान की प्रतियोगिता यानी क्वेश्चन वाली जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता इसमें आपकी आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम पुरस्कार जीता। तो इसमें क्या था, अपने स्कूल में जो आयोजित की गई जो विज्ञान की प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता थी, तो इसमें दोनों अत्यधिक क्या थे, उसमें उत्तेजित थे। जैसे एक्साइटमेंट, उत्तेजित क्या होता है, एक्साइटमेंट थे। दोनों ने क्या था, जो पुरस्कार थे, पुरस्कार राशि अपने माता पिता के लिए क्या किया, वस्त्र खरीदने का उन्होंने निश्चय किया। जो उन्हें पुरस्कार राशि जो उन्हें मिली थी, तो उन्होंने उससे क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इससे जो हमें पुरस्कार जो राशि मिली, जो हमने पुरस्कार जीता है, जो अमाउंट हमारे पास है, उससे हम अपने जो माता पिता है, जो मम्मी पापा है, माता पिता जो है, पेरेंट जो है, उनके लिए कुछ ना कुछ खरीद ले, यानी कुछ कपड़े खरीद ले, कुछ वस्त्र उनके लिए खरीदने का उन्होंने डिसीजन लिया, निश्चय किया। और वे एक कपड़े की जो दुकान है, कपड़े की जो शॉप होती है, आप भी अपने कपड़े खरीदते होगे, दुकान पर जाते हैं, शॉप पर आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपने कुछ वस्त्र जो है वो आपको लेने हैं। तो उसके लिए जो शॉप है उस पर अलग अलग, आपको पता ही है, डिफरेंट टाइप के आपको कपड़े आपको दिखाई देंगे। कुछ वेस्टर्न हो गए, कुछ अलग हो गया, यानी इस तरह आपको जो कपड़े हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो इसी तरह वहाँ पर उसने भी क्या देखा, कपड़ों में विविधता देखी, उसमें उसे जो विविधता दिखाई दी, यानी वो फंस गया। यानी जो कपड़े की जो विविधता है, अलग अलग कपड़े उसने देखे, तो उसके माइंड में क्या आया, यानी उलझन सी कि ये लूँ वो लूँ, तो उसके मन में एक उलझन से में वो फंस गया। तो इतने सारे, जब कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान है वो, तो उसमें अलग अलग आइटम आपको देखने को मिलते हैं। तो दुकानदार जो था उसमें क्या था, उसने जो वस्त्र, उसमें कुछ कपड़े अथवा थे आपके जो सूती थे, कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम थे, तो और कुछ क्या थे उसके पास, मफलर भी थे, शॉल भी थे। दुकान जो थी वह रेशमी, दुकान में क्या थी, रेशमी जो साड़ियाँ आती है वो भी उसमें थी। तो उसने क्या किया, इसने जो विभिन्न जो कपड़े था उसको स्पर्श किया, और उसके बाद जो ऊनी, उसने अंत में क्या डिसाइड किया, यानी अंत में जो था उसने एक तो ऊनी मफलर होता है, सर्दी का सीजन है जैसे आप देख रहे हो, तो उसने एक तो ऊनी मफलर लिया, ऊनी जो मफलर होता है सर्दियों के टाइम में हम यूज़ करते हैं वो, और एक सूती साड़ी उसने खरीदी।
और कपड़े, यानी आगे उसने क्या किया, उसने वस्त्रों को ध्यान से देखना फिर से क्या किया, आरंभ किया। और यह देखकर वो क्या किया, यानी जो दुकान का वो भ्रमण के लिए चले गए। दुकान का यानी जो पूरी दुकान है, शॉप है, जैसे आप देखते हो शॉप पर, फिर आप क्या करते हो, जैसे आप शॉप पर जाते हो, दुकान पर आप जाते हो, तो सारी दुकान का आप भ्रमण करना सोचते हो कि इस दुकान में क्या क्या चीज़ आपकी है, क्या क्या चीज़ हम ले सकते हैं, यानी उस दुकान का भ्रमण वो करने लगा। तो भ्रमण करने के बाद उसे और ज़्यादा उसमें जो दुकान में थी, यानी जो कपड़े थे उसमें अलग अलग, उसमें विभिन्न प्रकार के उसने कपड़े देखे। फिर उसने क्या देखा, एक उसने देखा कि जो बेडशीट है, यानी बिस्तर पर, बेडशीट क्या होती है, जो बेड होता है, बिस्तर होता है, उस पर बिछाने की एक चादर होती है, कंबल देखा, पर्दे देखे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न, डस्टर, ये सभी उसने भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप के कपड़े थे वो उसने देखे। तो इन जो सभी जो वस्त्र थे उसकी जो पहचान क्या थी, यानी उसे आइडेंटिफाई करने का, एक कोई कपड़ा सूती था, कोई ओनी था, कोई रेशमी था, और कोई संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में था। कृत्रिम जैसे आपने देखा ही होगा। तो यह इसकी कहानी थी। तो इसमें आगे जो हमारा टॉपिक होगा, तो कपड़ों से रिलेटेड हमारा टॉपिक है तंतु से वस्त्र तक। तो पहली और बुझो, जब भी आप शॉप पे जाते हो, आपको ने भी देखा होगा, अलग अलग आइटम आपको दिखाते हैं। कोई सूती बताता है, यानी कोई आपका सूती होता है, कोई जालजट होता है, इस तरह आपको कपड़े, कोई ऊनी, इस तरह आपको कपड़े का आइटम। अब तो बहुत सारा, यानी जो डेवलप आप कर गए, इसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यूनिक होती है, अलग अलग आइटम आपको देखते हैं। जैसे आप कपड़े खरीदते हो, कोई लड़की जाएगी या लड़का कोई भी कपड़े खरीदता है, तो उसमें अलग अलग, यानी डिफरेंट डिफरेंट आपका आती है। कोई जीन्स पहनना पसंद करता है, कोई कैसे, यानी सब अलग अलग चीज़ें पहनना पसंद करता है। सबकी जो पसंद है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, एक दूसरे से मेल नहीं खाती। कोई कुछ पहनना पसंद करता है, कोई कुछ। जैसे आप लोग हो, आप भी अलग अलग अपनी जो समझ से अपने कपड़े, अब तो देखा ही होगा आपने, अब तो जब सब जो है अपने अपनी पसंद से कपड़े पहनना, छोटा बच्चा भी अपनी पसंद से कपड़े पहनना पसंद करने लगा है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक हमारा है, पहला टॉपिक क्या है हमारा, जो वस्त्र है उनमें विविधता। तो वस्त्रों में विविधता, तो जो वस्त्रों थे, जैसे उसने शॉप पर हो गया, तो उसे शॉप पर क्या दिखा, डिफरेंट डिफरेंट उसे टाइप के कपड़े दिखे, तो उसमें विविधता उसको नजर आई। तो चलिए अब हम इसमें वस्त्रों में जो विविधता आई, तो पहला जो हमारा पॉइंट है, किसी भी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। आप जब कपड़े सिलवाते हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी अगर टेलर के पास जाता है, दर्जी यानी जो टेलर होता है, उसके पास अगर आप जाते हो, उसकी जो शॉप होती है, जैसे ब्यूटिक वगैरह भी अब तो बन गए हैं, अच्छे अच्छे ब्यूटिक होते हैं, तो उस दुकान का अगर आप भ्रमण करोगे, यानी भ्रमण का मतलब होता है पूरी दुकान में घूमना। भ्रमण का मतलब क्या है, पूरी दुकान में घूमने का मतलब है। तो भ्रमण क्या, पूरी दुकान पर अगर आप घूमते हो, सिलाई के बाद बच्चे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। जो सिलाई के बाद, जैसे सिलाई आप करते हैं, यानी आपने पैंट शर्ट सिलवाए, कोट पैंट अगर आप सिलाते हो, या फिर सूट सलवार होगा, ब्लाउज वगैरह जो भी आप पहनते हो, यानी जिस भी तरह के आप कपड़े पहनते हो, उन कपड़े को सिलवाने के बाद बचा है जो कपड़ा बच जाता है, जो कपड़ा यानी यूज़, आपका कपड़ा जो है वो पहनने का कपड़ा तैयार हो गया, उसके बाद जो कपड़ा यानी जो कतरन बचती है, जो कतरन होती है, कतरनों को एकत्र करना, आपको कलेक्ट करना है, इकट्ठी करनी है। कपड़े की प्रत्येक सूती कतरन को, कौन सी, यानी जो प्रत्येक, यानी जो कपड़ा है उसके जो सूती कतरन है उसको स्पर्श करना, उसको क्या करना है, आपको स्पर्श करना है, छूना है। क्या करना है, स्पर्श करके यानी छूना है, और उसके स्पर्श का आपको अनुभव करना है। क्या करना है, उसको फील करना है, अनुभव आपको करना है कि जो इसका स्पर्श है वो किस तरह का है। कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का भी आप प्रयास कीजिए। फिर उस पर क्या करना है, आपको जो कपड़े आपने यानी जो कतरन कलेक्ट की थी, तो उस पर कुछ सूती हो गए, कुछ रेशमी, कुछ ऊनी, उनका आपको लेबल भी लगाने का क्या करना है, प्रयास आपको करना है। तो ये प्रयास आपको करना है, संश्लिष्ट के लेबल भी आपको लगाने का प्रयास करना है। तो ये क्या है आपका विविध जो कपड़ा है इसमें, तो चलिए लेबल भी आप लगाने का प्रयास कीजिए। इसका अब आपका आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, जो आपने देख लिया कलेक्ट आपको करना, इसके बाद जो एग्जाम्पल है उसमें चलते हैं। एक सिरे पर कोई ढीला धागा, जो आपने सूती कपड़ा लिया, यानी जो आपने कलेक्ट किया था उसी का आपको एक कपड़ा ले लेना है। जो टुकड़ा था, यानी जो आपने कतरन कलेक्ट की है सूती कपड़े की, तो वो आपको लेना है। तो इस पर क्या है, जिस पर आपने यानी लेबल भी लगाने के लिए बोला था, तो उस पर लेबल भी लगा लिया। तो इसका एक सिरे पर क्या करना है आपको, कोई भी ढीला धागा, यानी आपने एक सिरा लिया। देखिए चलिए, इसका जो एक यानी इसके
फिगर के अकॉर्डिंग हम यानी जो चित्र है, पिक्चर है, उससे समझ के हम इसको पॉइंट इसके बाद में पढ़ेंगे, यानी जो एग्जाम्पल है उसको बाद में देखते हैं। पहले फिगर देख लेते हैं, फिगर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये फिगर आपकी है, ये फिगर आप देख रहे हो, तो इसमें क्या, जो ये आपको दो हाथ दिख रहे हैं, यानी किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी कोई भी यानी जो पर्सन है उसने क्या किया है, एक सूती कपड़े लिया है और जो सूती कपड़े में से एक कोई भी धागा वो खींच रहा है। धागा यानी किसी भी सिरे से आपको एक धागा खींच लेना है। तो जैसे ही आप ये धागा खींचते हैं, ये धागा आपको खींचते रहना है। तो ढीला या धागा आपको धागा इसमें ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे क्या करना है, आपको बाहर खींचना है, बाहर की तरफ इसे खींचना है। अगर वो वैसे नहीं खींचना तो आप पिन की या सुई की सहायता से भी इस धागे को धीरे धीरे क्या कर सकते हो, बाहर की तरफ खींच सकते हो। और आपने क्या, ये आप खींच सकते हो। तो इस तरह तागों को क्या करते हैं, एक साथ व्यवस्थित करने पर क्या बनता है, वस्त्र बनता है। तो इसी तरह जो धागे हैं इनको एक जगह व्यवस्थित करते हो, आप अरेंज करते हो, तभी कोई कपड़ा, कोई क्लॉथ जो है वो तैयार किया जाता है। तो इस तरह आप देख रहे हो फिगर में, देखिए ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, यानी अपने हाथों से क्या जो धागा है वो खींच रहा है। और ये धागा खींच कर इसने देखो यहाँ पर आपने कलेक्ट किया है, इकट्ठा इन धागों को कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, अपने हाथों से सूती कपड़े का जो धागा है उसको खींच रहा है। तो यही आपका एग्जाम्पल है। चलिए आगे अब इसके जो पॉइंट है वो देखते हैं। चलिए इसमें देखिए, आपको अभी देखा, एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर की तरफ आपको खींचना। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, जैसे आपके हाथ में कोई कपड़ा होता है तो आप उसे खींच कर देखते हो, तो खींच कर यानी कुछ कपड़ों के जो धागे हैं वो बाहर की तरफ होता है। अगर आप उस धागों को खींचते चले जाते हो, खींचोगे तो वो धागा क्या, यानी जो कपड़ा होगा वो क्या होगा, उसका जो धागे है वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। धागे क्या होते हैं, निकलने, और धीरे धीरे जो कपड़ा था वो आपको क्या, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जब उसमें से आप धागे निकालते चले जाओगे तो वो कपड़ा क्या होता है, खराब आपका होता है। जैसे आपने देखा होगा ऊनी कपड़े, जो आप यानी जो उससे सिले हुए कपड़े, ऊनी नहीं होते जो कपड़े आपके, ऊन से बने हुए कपड़े, जैसे घर में भी ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, स्वेटर हो गया आपका, जर्सी वगैरह, ये सब आप क्या, यानी घर में जो कुछ जो पहले जो लेडीज थी वो क्या करती थी, कपड़े तैयार करती थी। तो ऊन से जो कपड़े तैयार होते हैं, ऊन वाले कपड़े जो हाथ से आप, तो उनमें आप देखना, ये आप जो ऊन थोड़ा कभी कभी क्या होता है, यानी जैसे काफ़ी टाइम बाद जो कपड़ा होता है, यानी कोई धागा आपका ऊपर उठ जाता है, यानी धागा की जो पिन होता है वो इस तरह आपकी थोड़ी थोड़ी क्या होती है, ऊपर को अगर उठ जाए उसको आप निकाल के देखना। अगर आपने एक धागा खींचा, एक धागा खींचते खींचते आपका जो कपड़ा है वो खिंचता चले जाएगा और वो कपड़ा जो है वो बेकार यानी वेस्टेज की तरफ आपका चले जाएगा, खराब होता चले जाएगा। आगे अब आपका, यदि कोई ढीला चित्र तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से भी आप एक धागा निकाल सकते हैं। धीरे धीरे बाहर की तरफ आपको खींचना है और क्या देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर ही वस्त्र बनता है, क्योंकि जो धागा आप खींचते चले जाओगे तो कपड़ा आपका खराब होता चले जाएगा। तो धागे से यानी धागों को एक जगह व्यवस्थित करके अरेंज करके ही क्या बनता है, कपड़ा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा तंतु। आगे क्या है, तो तंतु क्या होता है, तंतु की बात की गई है। तंतु है क्या, पहला पॉइंट है आपका, सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इसमें भी यानी सिंपली बात, इसमें तागों की इसमें बात है, यानी तंतु से वस्त्र तक। तंतु जो हमारे यानी धागों से क्या है, धागों से वस्त्र बनाए जाते हैं, धागों से कपड़ा और कपड़े से वस्त्र आपके बनाए जाते हैं। तो सूती कपड़ा लेना है आपको, जो सूती कपड़ा होता है उसके टुकड़े से कोई भी तागा आपको कहाँ निकालना है, बाहर की तरफ निकालना है, खींचना है। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखें, फिर क्या करना है आपको, जो तागा है इसको आपको बार बार यानी तागा जो है उसके जो टुकड़े आप निकाल रहे हैं उसको आपको एक टेबल पर, एक मेज पर आपको रख देना है। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। जो तागा है उसका जो एक टुकड़ा है उसको क्या करना है, आपका जो अंगूठा है, जो थंब है, उससे आपको दबाना है, यानी अंगूठे यानी थंब से आपको दबाना है। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश अपने नाखून से खरोचिए। क्या करना है, जो आपका नाखून है उससे आपको खरोचना है, तो नाखून से आपको इसे खरोचना होगा। तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। जो तागा उसके बाद क्या होगा, जब उसे खरोचोगे तो जो तागा होगा, जो तागा है वो पतली पतली लड़ियों में विखंडित यानी बिखर जाएगा। विखंडित क्या, जब उसे आप खींचते चले जाओगे यानी उसे खरोचने स्टार्ट करोगे तो तागा विखंडित होता चले जाएगा। सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। बिल्कुल सही बात है, जब आपने सुई, जैसे आपके कपड़े वपड़े यानी जो मशीन, देखिए सुई या कपड़े आप सिलते हो तब
जब उसमें आप धागा डालते हो तो धागा पिरोने के टाइम भी क्या होता है, इस तरह आपने एक टेस्ट क्या होगा, परीक्षण आप करते हैं। नेक्स्ट आगे पॉइंट है, कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। यानी कई बार क्या देखा होगा, जब आप तागे का जो सिरा होता है कुछ पतली पतली लड़ियों में पृथक यानी अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, पतली पतली लड़ियों में भी ये बट जाता है, अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। जब वो अलग अलग आपका क्या हो जाता है, अलग अलग आपका वो विखंडित हो जाता है। देखिए आप अपने घर में जो सुई है, सुई में धागा पिरोने की कोशिश कीजिए। कभी कभी क्या होता है, जो धागा होता है वो कई यानी धागे में छोटे छोटे क्या होता है, वो कई धागों में क्या होता है, धागों में कई उसमें वो विखंडित हो जाता है, बिखर जाता है। 4-5 उसमें धागे में से क्या है, इधर उधर क्या होता है, धागा आपका निकल जाता है। और उससे जब हम सुई की जो नोक होती है जिसमें धागा जाना होता है, अगर उसमें जाने यानी धागा पिरोने या फिर डालने की कोशिश करते हैं तो वो इजीली नहीं हो पाता। तो आसानी से हम उसे धागा सुई के अंदर नहीं देते, जो सुई की जो नोक होती है उसके अंदर नहीं दे पाते, तो उसे गुजारने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि जो धागा है वो बिखर गया है, विखंडित हो चुका है, पृथक हो चुका है, इसलिए इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टी हमें आती है। ये आप परीक्षण जो है, ये टेस्ट आप अपने घर में यानी अपने घर में जो आपकी सुई है, सुई होती है, सुई में धागा पिरोने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आगे है, तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। जो धागा है उसकी ये दिखाई देने वाली जो पतली पतली लड़ियाँ होती है और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, इसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, तंतु बोला जाता है। तो तंतु किसको बोला जाता है, जो धागा है, जो धागा होता है उसमें जो पतली पतली लड़ियाँ दिखती है और जो अधिक यानी ज़्यादा पतली जो लड़ियाँ है वो मिलकर बनी होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, तंतु बोला जाता है, उन्हीं को तंतु इसे में बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब आपका तो तंतु, अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक। अभी हमने देखा तंतु, तो तंतु आपको पता चल गया। तो तंतु के बाद आपका है प्राकृतिक तंतु। तो प्राकृतिक तंतु होती क्या है, प्राकृतिक तंतु जो है वो होती क्या है, तो चलिए तो प्राकृतिक यानी जो नेचुरल तंतु है, प्राकृतिक जो तंतु है वो कैसी होती थी, कुछ वस्त्रों यानी कुछ वस्त्र है, जैसे सूती ले लिया, सूती कपड़े हो गए, जूट के होते हैं, रेशमी हो गए तथा ऊनी कपड़े अब आप पहनने स्टार्ट कर दिया होगा कुछ ने तो, क्योंकि सर्दी का थोड़ा यानी सर्दी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की सर्दी अब आपको स्टार्ट हो चुके हैं, नवंबर आपका चल रहा है। तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो जो प्राकृतिक तंतु क्या है, जो हमें प्लांट से यानी या पेड़ पौधे जो होते हैं या फिर जो जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो उनसे हमें जो तंतु प्राप्त होती है उन्हें ही प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी प्राकृतिक तंतु हमारी है जो सिंपली बात है, प्राकृतिक जो नेचुरल तंतु है हमारी, प्राकृतिक यानी नेचुरल तंतु की अगर हम बात करें जो किससे, प्लांट से मिलती है या फिर एनिमल से मिलती है, इसे क्या बोला जाता है, नेचुरली। ये हमारी कैसी तंतु हो गई, नेचुरल हो गई। चलिए आगे, रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो जो रुई होती है या जो जूट है वो हमें किससे मिलते हैं, रुई और जूट जो है ये हमें किससे मिलती है, ये नेचुरली है, प्राकृतिक तंत्र है, प्राकृतिक तंतु है, प्राकृतिक तंतु है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। देखिए रुई और जूट जो होगा, जिसे पटसन भी बोला जाता है, जूट क्या है, पटसन, तो ये तो हमें प्लांट से मिलते हैं। ये किससे मिली, प्लांट से मिली, यानी प्लांट्स जो हमारे पेड़ पौधे उनसे मिलती है, पादप यानी पेड़ पौधे से मिलती है। और ऊन जो रेशम है ये जंतु यानी एनिमल्स से हमें प्राप्त होते हैं। जो ऊन और जो रेशम होते हैं, ये एनिमल्स की जो खाल होती है उनसे हमें प्राप्त होती है ऊन और रेशम। चलिए एनिमल से प्राप्त होती है। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। ऊन जो है वो भेड़ और जो बकरी है, ऊन भेड़ अथवा बकरी की जो कर्तित ऊन है उससे हमें प्राप्त होती है।
आगे है, इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो जो प्राकृतिक ये हमारी जो तंतु है, प्राकृतिक तंतु तो पेड़ पौधे से, जंतु हमें किससे, जो तंतु है वो किससे, यानी जो जंतुओं से हमें प्राप्त होती है। जो तंतु है वो जंतु यानी एनिमल से जो प्राप्त होती है, इनमें आपका खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। आगे है, रेशम तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। तो रेशमी जो तंतु होती है वो रेशम का एक कीट होता है, इंसेक्ट होता है कोकून, उससे आपका खींचा जाता है। कौन से इंसेक्ट से? कोकून जो इंसेक्ट है उससे खींचा जाता है। ये आपने देख लिया। चलिए अब हम पढ़ते हैं संश्लिष्ट तंतु। आगे क्या हमारा टॉपिक है? संश्लिष्ट तंतु। तो संश्लिष्ट जो तंतु है वो कैसा तंतु है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। संश्लिष्ट तंतु के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जो संश्लिष्ट तंतु है वो होता क्या है? हजारों वर्षों तक, यानी हजारों वर्षों तक वस्त्र जो है, हजारों वर्ष यानी 1000 वर्ष पहले, 1000 साल पहले वस्त्र जब तक निर्माण नहीं हुए थे, केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। यानी हजारों साल पहले क्या होता था, जब वस्त्रों का निर्माण नहीं किया गया था, जब अब ये मॉडर्न टाइम आ गया, यानी इस तरह जो कपड़े हम पहनते हैं ये कपड़े नहीं पहनते थे, उस टाइम केवल ओनली ऑन क्या होता था, नेचुरल तंतुओं का ही यूज किया जाता था। नेचुरल यानी प्राकृतिक। तो प्राकृतिक कैसे, यानी नेचुरली जो तंतु होता था उन्हीं का यूज हम करते थे। जैसे आपने देखा होगा आदि मानव के टाइम पे, यानी आदि मानव जो आप देखते हो वो क्या होते हैं, यानी वो जो तंतु है प्राकृतिक, यानी उन्हीं से पेड़ पत्तों वगैरह से अपना जो शरीर है वो ढका करते थे। तो पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जो मटेरियल है जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, तो लगभग 100 वर्षों से, कितने वर्षों से, 100 ईयर से पिछले, यानी जो अप्रोक्स आप लगा लीजिए 100 ईयर से, जो ऐसे यानी केमिकल जो मटेरियल है, केमिकली जो मटेरियल होते हैं जिनका जो स्रोत है यानी जो सोर्स है वो प्लांट्स या एनिमल्स नहीं था। तो इनका जो सोर्स था ना तो वो प्लांट्स था ना ही एनिमल्स था, ना तो वो स्रोत जो था पादप था और ना ही जंतु था। ना वो प्लांट से लेते थे यानी पेड़ पौधे जो आपके जो एनिमल्स है ना उनसे लेते थे, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा था। तो क्या फिर भी क्या था, तंतुओं का निर्माण किया जा रहा था। इन्हें ही संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, संश्लिष्ट तंतु बोला जाता है। इसी को ये इंपॉर्टेंट आपका संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, अब हम उदाहरण लेते हैं इसका। पॉलिस्टर होगा, नायलॉन, एक्रिकल, संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण। जैसे आपने पॉलिस्टर देखा होगा, नायलॉन के कपड़े आपने देखा होगे और एक्रिलिक, ये सारे क्या है, ये संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। ये क्या होता है, ये आपके रासायनिक पदार्थ, यानी इसमें केमिकल्स जो मटेरियल होता है उसका यूज करके कपड़े तैयार किए जाते हैं। जो पॉलिस्टर होते थे, नायलॉन और एक्रिकल, तो ये केमिकली मटेरियल है, ना तो ये पादप के होते हैं, यानी या तो प्लांट से लिए जाते थे और ना ही एनिमल से लिए जाते थे। केमिकली इनमें आपका केमिकली मटेरियल से आपके यूज किए जाते हैं। लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका निर्माण किया जा रहा था, इन्हें ही संश्लिष्ट, इसमें यानी जो संश्लिष्ट, सिंपली आपको जो याद रखना है, जो संश्लिष्ट तंतु होता है उसमें कैसे, जो संश्लिष्ट तंतु होता है उसमें ना तो पादप का यूज किया जाता है ना ही जंतु का यूज किया जाता है। बिना इनके जो तैयार होता है उन्हें ही, यानी जो रासायनिक पदार्थों से रेडी वस्त्र किए जाते हैं, तैयार जो वस्त्रों का निर्माण किया जाता था, उन्हें ही क्या बोला जाता है, संश्लिष्ट तंतु बोला जाता है। प्राकृतिक तंतु होता है जो पादप से, प्राकृतिक तंतु क्या था, जो नेचुरली आपका था, जो नेचुरली था, प्राकृतिक था, जो पादपों से लिया जाता था। और जो जंतु है आपका, यानी अब जो तंतु है, जो जंतु, इसमें आपका जो तंतु है, जो जंतु यानी एनिमल से नहीं लिया जाता। तो इसमें संश्लिष्ट तंतु जो है ये आपका ना प्लांट से लिया जाता ना एनिमल से, ये खुद से, यानी एक रिएक्शन, यानी पदार्थों से, केमिकली जो पदार्थ है, रासायनिक पदार्थों का यूज करके इनका निर्माण किया जा रहा था। यह आपका इंपॉर्टेंट है संश्लिष्ट तंतु। नेक्स्ट आगे टॉपिक चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा पादप तंतु। कैसे तंतु, जो पेड़ पौधे तंतु होते हैं, पादप तंतु से हमें मिलता है। पादप यानी पेड़ पौधे से हमें जो तंतु मिलते हैं, पेड़ पौधे तंतु। तो इसमें सबसे पहले जो आता है आपका रुई आता है। रुई आपने देखा भी होगा, सर्दी का सीजन जैसे आपका चल रहा है तो रुई से क्या, जो आपकी रजाइयाँ तैयार होती है, जो तकिया होता है आपका, जो पिलो होता है, पिलो यानी जो तकिया होते हैं, तकिया आप बोलते हो, तो तकिया भी इसमें क्या आपका
रुई का आपका तैयार किया जाता है। फोम के भी आपके आते हैं। सिंपली हम रुई की बात करें तो रजाइयों में ज़्यादातर रुई जो होती है वो आपकी भरी जाती है। रुई और होता है तो रुई क्या होती है आपकी रजाइयों में भरी जाती है। तो इसी तरह तो रुई की हम बात करें तो ये हमें किससे मिलती है, पेड़ पौधे से हमें मिलती है, पेड़ पौधों से हमें मिलती है। तो रुई क्या है आपका, चलिए रुई की हम बात कर रहे थे। सबसे पहले जो रुई का उपयोग गद्दों में, रजाइयों में अथवा तकियों में भी, देखिए तकियों यानी जो पिलो, तकिया क्या है, जो पिलो आप बोलते हो, पिलो में आपका यूज़ किया जाता है। पिलो जो तकिया आप लगाते हो सर के नीचे, उनको पिलो बोलते हैं। गद्दे हो गए, रजाइयाँ होगी, तो इनका यूज़ भी आपका किस में किया जाता है, यानी रुई का यूज़ करके इनको बनाया जाता है। कुछ आपको क्या करना, आगे कुछ आपको रुई लेनी है। रुई आपने निकाल ली, इसे खींचकर पृथक कीजिए। जैसे ही आप रुई, और रुई का सबसे बड़ा यूज़ क्या है, जब बच्चा पूजा पाठ करता होगा तो वो क्या रुई से क्या बनाता है, यानी बत्ती। अगर आप रुई का पैकेट आता है, रुई से भी क्या बनाई जाती है, आपकी बाती बनाई जाती है। कुछ बाती बनी हुई आती है, लेकिन कुछ खुद से बनाते हैं, यानी रुई खरीद लेते हैं, रुई से क्या करते हैं, बत्ती बनाते हैं। तो इसी तरह क्या करना है, इसे खींचकर पृथक कीजिए। जब आप रुई से, यानी जब आप पूजा के टाइम पे रुई से क्या करते हो, बाती बनाते हो, तो रुई को क्या खींच कर ही तो उसे अलग करते हो, यानी उसमें से थोड़ी सी रुई आपने खींची, उसे पृथक करके तब आप एक बाती तैयार करते हो। और इसके किनारों को ध्यान से देखें। फिर आपको क्या करना है, जो रुई आपने पृथक की, इसके बाद इसके जो किनारे होते हैं वो आपको ध्यान से देखना है। ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। तो जो छोटी छोटी जो पतली लड़ियाँ होती है जिन्हें आप देख रहे हैं, ये किससे, यानी कपास के तंतुओं से बनी है। इसे खेतों में उगाया जाता है। तो इसे कहाँ पर उगाया जाता है, जो रुई होती है, जो रुई है ये कहाँ पर, यानी खेतों में उगाई जाती है। खेतों में रुई आपकी उगाती है। आगे है साधारणता, जनरली कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं। जनरली जो कपास के पौधे हैं वो कहाँ पर उगाए जाते हैं, जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। तो जो जनरली जो कपास के पौधे, यानी जो कपास आपका उगता है, कपास के पौधे जो लगाए जाते हैं वो वहाँ पर, यानी उस जगह पर लगाए जाते हैं जिसकी मिट्टी, जहाँ पर जो मिट्टी होगी, जो मृदा होती है वो तो या तो काली हो या फिर जलवायु जो होती है वो उष्ण होती है। तो ऐसे यानी जहाँ पर कपास लगाया जाता है, जहाँ पर कपास के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो क्षेत्र कौन सा है, कपास जो राज्य है, कपास जो स्टेट है जहाँ पर कपास उगाया जाता है, कपास के पौधे कपास की जो खेती है वो की जाती है, वो आपका महाराष्ट्र है, तेलंगाना और गुजरात। 3 ये आपके राज्य है, यानी महाराष्ट्र में, तेलंगाना और गुजरात में कपास के पौधे आपके होते हैं। चलिए कपास का जो पेड़ है, कपास का जो पौधा होता है, कपास की जो खेती है उसके एक बार फिगर देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए ये आपका जो पेड़ है ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, रुई आपको। तो कपास के पेड़ यानी जो रुई आती है, रुई जो आप गद्दों, रजाई या फिर तकियों में जो यूज़ करते हो, जो ये रुई आते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये आपकी कपास की, इसे बोला जाता है, यानी कपास की खेती। कपास के जो पेड़ होते हैं, कपास के पेड़ पर ही आपकी रुई लगती है। जैसे कि आपको दिख भी रही होगी, जो वाइट वाइट आपके क्या है, ये रुई है। तो ये इस तरह का आपका कपास का खेत होता है। जो कपास की खेती होती है ये जनरली महाराष्ट्र में होती है, तेलंगाना में और गुजरात में आपकी होती है। तो रुई जो है, रुई की यानी जो कपास की खेती की जाती है जनरली 3 राज्य, 3 स्टेट में की जाती है, जिसमें महाराष्ट्र होगा, तेलंगाना और गुजरात राज्य आपका है। ये आप देख रहे हो। तो इस तरह का आपका, यानी इस तरह का खेत आपको दिखाई देता है। तो कपास की खेती, तो ये रुई जो है वो पेड़ से आपकी होती है। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक चलिए आगे हमारा टॉपिक है कपास ओटना। तो कपास जो ओटना है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, कपास ओटना। तो देखिए कपास जो है, कपास के पेड़ है, तो कपास ओटते कैसे है, कपास ओटना। तो कपास ओटने की इसमें बात करते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट हमारा है कपास पादप के फल, यानी कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे आपने नींबू यानी लेमन जो होता है, लेमन जो नींबू होता है वो आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, नींबू पानी पिया जाता है। तो नींबू आपने देखा होगा, नींबू जब आप नींबू की माप के ही क्या होता है, कपास जो गोलक होता है वो नींबू की माप का, यानी नींबू जैसे ही होता है, जैसे नींबू की शेप होती है। तो इसी के मात्रा यानी इसी अमाउंट में आप मान सकते हैं कि जितना नींबू का साइज होता है, नींबू को
तो इसी तरह आपका कपास का गोलक होता है। तो कपास जो होता है यानी पादप, जो कपास पादप है, कपास का जो पौधा होता है वो इसका जो फल होगा, कपास पौधे का जो फल होता है कपास गोलक, उस कपास गोलक जो है जिसमें रुई आती है, क्या सिंपली आप बोल सकते हैं कपास गोलक में क्या होती है, रुई होती है। तो ये जो रुई होती है ये लगभग नींबू की माप का होता है। तो ये कपास गोलक जो है वो नींबू की माप का होता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है, पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। जब पूरी तरह जैसे जो फसल होते हैं, कोई भी हम फसल उगाते हैं, जब वो पूरी तरह से पक जाती है तो उसमें क्या बीज आपके हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये पूरी तरह से परिपक्व यानी ये पूरी तरह से पक जाती है, पूरी तरह से ये तैयार हो जाती है, इसमें फिर क्या होता है, जो इसके बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, बीज यानी जो सीड होते हैं वो टूट कर खुल जाते हैं। तो कैसे, जैसे आपने चना देखा है, चना आप देखते हो तो चने में क्या होता है आपका, यानी चने में जो बीच में स्पेस, तो कुछ चने आप क्या देखते हो, कुछ चने तो आपके गोल यानी पूरा पूरा रहता है और कुछ चने आपके टूटे हुए रहते हैं। चने क्या यानी टूट जाते हैं बीच में से। तो इसी तरह से जब ये पूरी तरह से पक जाती है तब इसके जो सीड है, जो बीज है वो टूट कर खुल जाते हैं, यानी वो क्या कर सकते हैं, खुल जाते हैं। और फिर क्या होता है, इसमें रुई आपको दिखने लगती है। तब अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले कपास बीज को देखा जा सकता है। तो तभी आप क्या देखते हैं, जो कपास तंतु से जो ढके जो बिनोले होते हैं यानी कपास का बीज है उसको आप देख सकते हैं। खेत कपास के परिफुल्लो रोवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। कैसे, यानी जो हिम है यानी जो बर्फ, हिम क्या होती है, बर्फ, यानी जैसे आप पहाड़ी इलाकों में यानी जहाँ पर बर्फ पड़ती है तो वहाँ पर अगर आप जाओगे तो इस तरह आपको लगता है कि अब क्या हो गया, यानी बर्फ ने जो खेत है वो ढक लिया है। तो इस तरह का वो प्रतीत होता है जब जो बीज है वो टूटकर यानी जब वो पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद जो खुल जाते हैं यानी जब रुई दिखने लगती है तो ऐसा प्रतीत होता है, इतना अच्छा यानी इतना श्वेत या इतना अच्छा लगता है कि जो है पूरा खेत जो है वो बर्फ ने ढक लिया है, हिम ने ढक लिया है। किसने ढक लिया, हिम। साधारणतः यानी जनरली इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जनरली क्या होता है, जो कपास की जो बोल होती है यानी जो कपास गोलक आपसे बात की गई थी, यानी कपास की जो बोल बनती है, कपास को कैसे हस्तचयन, जो हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी हाथों के द्वारा हस्तचयन के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। आगे है आपका नेक्स्ट, इसके पश्चात फिर क्या होता है, जब हाथों से यानी हस्तचयन से इसके बाद आता है इसके पश्चात यानी बाद में हम क्या करते हैं, कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। फिर कपास के जो बीज है उसको कंकतन के द्वारा, किसके द्वारा, कंकतन कुछ होता है तो उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, पृथक यानी अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को कपास ओटना कहते हैं। तो ये जो है प्रोसेस है इसी को क्या बोला जाता है, कपास ओटना बोला जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, यानी जो पारंपरिक जो ढंग था जब पहले ओटते थे तो अब जो कपास थी यानी वो कैसे हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है तो अब हाथ का यूज़ ना करके यानी जो अब है इसमें क्या किया जाता है, कपास ओटने के लिए भी मशीनें का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है तो मशीन इसके अवेलेबल है, तो मशीन का यूज़ करके हम जो कपास ओटना है वो कर सकते हैं। तो हाथों से ओटी जाती थी पहले के टाइम की ये बात है, कुछ लोग अब भी इसका यूज़ करते होंगे लेकिन जिनके पास अच्छी फैसिलिटी होती है वो क्या मशीनों का इसमें यूज़ कर लेते हैं, उपयोग इसमें कर लेते हैं। तो कपास ओटना, चलिए कपास ओटना देखते हैं कि कैसे कपास ओटना फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। अब हम इसका फिगर देखेंगे कपास ओटते कैसे है। चलिए अब फिगर इसका लेते हैं। देखिए ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या ये आपका देखिए कपास ओटने का आप डायग्राम देख रहे हो तो कपास, तो देखिए ये आपकी क्या है, ये आप देख रहे हो गोल गोल से नींबू के आकार के आपको दिख रहे हैं और इसमें इसके हाथ में कुछ आपका एक है तो इससे क्या कर रहा है, ये कपास को ओट रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है, कपास ओटना आपका बोला जाता है। तो कपास का ओटना ये आपका फिगर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अगला जो टॉपिक हमारा है जूट या पटसन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जूट पटसन है। चलिए जूट पटसन होता क्या है, जूट पटसन यानी पटसन तंतु को, जो पटसन तंतु है उसी को पटसन
पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तो पटसन तंतु जो हमारा है उसको पटसन यानी जो पादप है, जो पौधा होता है, उसका जो तना होता है, तने से हमें प्राप्त किया जाता है, तने से इसको प्राप्त करते हैं। भारत जो है, इंडिया जो है, इसकी खेती वर्षा ऋतु में, तो इसकी जो खेती अगर आपको करनी है तो खेती कब करोगे आप? वर्षा ऋतु में की जा सकती है। तो वर्षा यानी जब वर्षा होती है, रेनी सीजन जब होता है, उसी टाइम हम इसकी खेती कर सकते हैं। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। तो जो जूट है, जो पटसन है, ये जनरली यानी जो प्रमुख यानी मेनली जो ये उगाया जाता है, इसका जो उगाया जाता है, ये कहाँ पर उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया और असम में इसको उगाया जाता है। सामान्यतः जो पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब उस पे क्या होता है? फ्लावर, जब उस पे फ्लावर आ जाता है तब इसको काटा जाता है। पुष्पन अवस्था यानी फ्लावरिंग स्टेज में इसको काटा जाता है। फ्लावरिंग, जब उस पे फ्लावर आ जाता है तभी उसको काटा जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। तो जब फसल कटाई के बाद, जब आपने फसल काट ली, उसके बाद करते क्या है? जो पादप है, जो पौधा होता है, उसका जो तना होता है, उसको कुछ दिनों तक क्या करना है हमें? जल जो है, जो वाटर होता है, उसमें डुबाकर रखा जाता है। जैसे आपने जब चने, अंकुरित चने आपने देखे हो, अंकुरित चने मान लीजिए, मटर मान लीजिए, तो उसको भी क्या करते थे? पानी में भिगो कर रखते थे। तो उसी तरह यहाँ पर क्या है? जो फसल कटाई के बाद जो पौधा होता है, उसको भी कुछ दिनों तक हम, उसका जो तना होगा, उसको जल में भिगो कर रखा जाता है। आगे है, ऐसा करने पर तने गल जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? जो तने होते हैं वो गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। फिर उन्हें क्या, जो उनके पटसन तंतु है, उनको हाथों के द्वारा यानी हाथों से यूज करके, हाथों का अपना यूज करके उनको पृथक यानी अलग कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले यानी जब वस्त्र आप बनाते हैं, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर जैसे यानी जो तंतुओं से ही क्या बनाए जाते हैं? आपके वस्त्र बनाए जाते हैं। तो वस्त्र बनने से पहले जो तंतु है, इन्हें तागों में, जो तंतु है, इनको किस में चेंज कर लिया जाता है? तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तभी इनसे कपड़े आप रेडी करके पहन सकते हो, तभी इनसे कपड़े तैयार करे जाते हो और फिर आप पहनते हो। तो कपड़े पहनने से पहले का जो प्रोसेस था ये आपको बताया। आगे है अब आपका सूती तागे की कताई। तो जो सूती तागा होता है, कैसा तागा? जो सूती तागा है, जो कॉटन का तागा होता है, उसकी कताई के बारे में बात करते हैं। तो जो सूती तागे की जो कताई है, रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो जो रेशे होते हैं, जो रेशे है, उनसे क्या बनाया गया? तागा बनाया गया। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहता है? कताई कहा जाता है। तो कताई की प्रक्रिया क्या है? जो रेशे आपने देखे तो उन रेशों से जो धागा बना, तो रेशों से क्या बनाया गया? धागा। और इसी प्रोसेस यानी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को ही कताई बोला जाता है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। क्या करते हैं? रेंच कर खींचते हैं, यानी खींचकर इसे ऐंठते हैं। खींचने के बाद क्या करते हैं? इनमें ऐंठना यानी ऐंठते हैं। इसे क्या करते हैं? ऐंठते हैं। ऐसे करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। फिर अगर हम ये प्रोसेस करते हैं तो इससे क्या होता है? जो रेशे होते हैं वे पास आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, तो पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। जैसे चुंबक होती है, चुंबक आपने देखी है, चुंबक की हम बात करते हैं। तो अगर आप दो चुंबक ले रहे हो, दो चुंबक आपके पास है, दो चुंबक आप यूज कर रहे हो, तो जैसे आप एक चुंबक ये आपकी होगी और इसके ऊपर, इसके साइड से, ऊपर से आप दूसरी चुंबक को इधर उधर घुमाओगे, यानी इसके चारों तरफ आप घुमाओगे या इसके ऊपर नीचे आप करोगे, तो तब क्या होता है? चुंबक एक दूसरे से चिपक जाती है। तो इसी तरह इसमें बात की गई है कि रेशे जब इस तरह ऐंठते हैं, तो जब रेशों को खींच कर ऐंठते हैं, तो इस तरह जो प्रोसेस हम करते हैं तो रेशे जो है वो पास आ जाते हैं। पास इसी तरह जो दो चुंबक है वो पास आ जाती है, आपस में जुड़ जाती है और फिर क्या होता है? तागा बन जाता है। फिर क्या? आपका तागा बन जाता है। नेक्स्ट आगे अब आपका, चलिए आगे हो गया तकली कताई। तकली कताई, तो तकली कताई होती क्या है? तकली जो कताई है,
तकली कताई की बात करते हैं। तकली जो कताई है, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है। तो कताई जो है उसके लिए जो इजीली जो किया जाता है यानी हस्त तकवा का यूज किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? तकली बोला जाता है। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाला एक अन्य युक्ति चरखा है। तो एक तो क्या है, जब हम कताई के लिए क्या करते हैं, एक तो हस्त तकवा हो गया जिसका यूज किया जाता है, दूसरा तकली, इसे तो तकली कहते हैं। और हाथ से कताई करने के लिए दूसरा जो प्रोसेस है एक चरखा भी है। चरखा आपने देखा भी होगा, यानी चरखा भी इसमें यूज किया जाता है। तो चरखा भी कताई के लिए यूज होता है। दो प्रोसेस आपका होता है, एक तकली और एक चरखा प्रोसेस। तो दो ये आपका कताई प्रोसेस तो आपने पता देख लिया, यानी तकली जो कताई है। तकली कताई क्या होता है? तकली कताई होता है जिसे हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। तो तकली कताई की अगर हम फिगर देखें, चलिए पहले इसकी फिगर देख लेते हैं तकली कताई की। देखिए ये आपकी फिगर है, तो इस फिगर में जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये आपकी तकली कताई है, तकली कताई। तो इस तरह इसे क्या बोला जाता है? तकली आपका बोला जाता है। तो इस तरह ये तो हाथ से यानी इसका यूज कर लीजिए, या फिर जो चरखा आपको बताया गया है तो ये आपका क्या है? चरखा। तो कताई के लिए दो चीज यूज होती है, एक आपने तकली देखी, दूसरा चरखा आपने देखा। तो चरखा तो आपने देखा भी होगा, तो इस चरखे का भी यूज किया जाता है कताई के लिए। जब हम कताई होती है तो कताई के लिए या तो तकली यूज कर लीजिए या फिर चरखा आप यूज कर ले, दोनों का यूज आप कर सकते हो। चलिए अब हम चरखे की देखेंगे, यानी चरखा। चलिए ये आपका हो गया चरखा कताई। तो चरखा कताई कैसे होता था? तकली कताई आपने देख लिया, अब चरखे कताई की बारी आई। चरखे कताई में क्या है प्रोसेस देखते हैं। पहला पॉइंट है, चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। राइट है, उन्होंने लोगों को हाथकते तागों से बने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो जब महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता जब आंदोलन हुआ था तो इसमें एक पक्ष के रूप में उन्होंने क्या की थी? लोकप्रियता प्रदान की थी चरखे के उपयोग के लिए। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो हाथ से कते तागों से जो बने वस्त्र है, यानी जो खादी वस्त्र है उनको पहने, और जो ब्रिटेन के मिलों से बने हुए जो कपड़े हैं उनका बहिष्कार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। वृहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तो व्रत यानी पुराने टाइम पर जो पैमाने पर जो तागों की कताई का जो कार्य है वो कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। आगे है, कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो कताई के पश्चात क्या होता है? जो तागों का जो उपयोग होता है वो किस में किया जाता है? वस्त्र बनाने के लिए, यानी जो कपड़े पहनते हैं, क्लॉथ पहनते हैं, उन्हें बनाने में किया जाता है। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, तागे से वस्त्र। अगला पॉइंट क्या हमारा? तागे से जो वस्त्र है उसकी बात करते हैं। तो तागे से वस्त्र कैसे बनते हैं? तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां होती है। तो तागे से जब वस्त्र बनता है इसकी भी कई अलग अलग विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। तो दो प्रमुख विधियां होती है, एक बुनाई होती है, दूसरी बंधाई होती है। तो पहले हम बात करते हैं बुनाई की। तो बुनाई विधि की ओर चलते हैं। बुनाई कैसी होती है? तो बुनाई क्या है? तागों के दो सेटों को, जो तागा है उसके दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करना, आपको अरेंज करना है। उसके बाद वस्त्र यानी जो क्लॉथ बनाने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी को बुनाई या वीविंग कहते हैं। उसी को या तो बुनाई बोल लीजिए या फिर उसको वीविंग कहते हैं। तो बुनाई आपने देख ली। तो तागा जो होता है, तागा जो है उसके कितने सेट लेने हैं? 2 सेट आपको लेने हैं और उनको व्यवस्थित करना है, यानी अच्छे से अरेंज करना है। वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? बुनाई या वीविंग कहते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अब हमारा, चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं आगे। आपने क्या किया? कागज की कुछ पट्टियों को बनाने का, जो पट्टियां है उनको बनाने का हम प्रयास करेंगे। कैसे? चलिए सबसे पहले भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। आपको क्या करना है? भिन्न भिन्न जो कलर है, भिन्न भिन्न रंग है, भिन्न भिन्न कलर की, भिन्न भिन्न रंग की भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट आपको लेनी है। क्या करना है? 2 कागज की शीट आपको लेना है।
दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट आपको काटनी है। क्या काटनी है? वर्गाकार इसमें शीट काटनी है। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। फिर आपको क्या करना है? दोनों जो शीट है उनको आधा आपको मोड़ना होगा। एक शीट पर रेखाएं खींचे। एक शीट पर क्या करना है? आपको रेखा खींचनी है तथा दूसरी शीट पर रेखाएं खींचे, यानी एक दोनों शीट पर क्या करना है? आपको रेखा खींचनी है। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। फिर क्या करना है? शीटों के जो सिरे हैं उनको आपको मोड़ कर क्या करना है? मोड़ों को खोलना है और इन्हें फैला ले जाना है, यानी इन्हें फैला लेना है। फैलाने के बाद एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों में दिखाए अनुसार आपको बुनना होगा। दिखाए अनुसार आपको बुनिए। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तो इसी तरह वस्त्र आपके बुने जाते हैं। वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। वस्त्रों की जो बुनाई है वो किस पर की जाती है? करघों पर की जाती है। किस पर? करघों पर की जाती है। तो करघे भी आपके 2 तरह के होते हैं, एक हस्त प्रचलित और दूसरा विद्युत प्रचलित आपका होता है। 2 तरह के आपके करघे होते हैं। चलिए इसमें तब हम इसका देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल जो फिगर है, फिगर के माध्यम से इसको सब देखिए। इसमें सबसे पहले ये आपकी 2 शीट ली गई है, फिर इनको मोड़ा गया। ये आपकी तीनों फिगर आपको दिख रहा है, यानी इसमें जो बोला गया था तो पट्टियों को बुनने के पश्चात का नमूना आपको दिखाया गया था। इसी धागे से क्या करते हैं? बुनकर आपके वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाए जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे। ये आपके फिगर है, ये आपको दिखाया गया, यानी जो कागज की पट्टियों से बुनाई की बात इसमें की गई है, कैसे कैसे इसमें बुनाई होती है एग्जाम्पल के तौर पर आपका। चलिए नेक्स्ट, हाथ का जो करघा है, देखिए ये आपका हाथ करघा होता है। जो हाथ के करघे की इसमें बात की गई है, तो हाथ का करघा कैसा होता है? ये आपका हाथ का करघा होता है। तो हाथ से जो करघा, यानी हाथ के करघे आपका ऐसा होता है। हथ करघा यानी हस्त प्रचलित जो हथ करघा होता है। चलिए नेक्स्ट आगे अब आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा करघे। तो करघे कैसे होते हैं? 2 तरह के करघे होते हैं, एक हस्त प्रचलित और दूसरा होता है विद्युत प्रचलित। तो हस्त जो प्रचलित आपका जो हथ करघा है वो आप उसकी आपकी फिगर देख ली। तो हथ करघे की जो फिगर थी, जो पिक्चर थी वो आपने देख ली। अब हम 2 तरह के आपको पता चल गए करघे 2 तरह होते हैं, एक विद्युत यानी जो बिजली से चलने वाले, दूसरा हाथ से जो से हम हाथ से यूज करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक विशेष प्रकार की जो बुनाई होती है, यानी स्पेशल टाइप का जो बुनाई होती है। चलिए स्पेशल टाइप की बुनाई कैसे होती है? बुनाई जो नीटिंग होती है, पहला पॉइंट है इसका, बुनाई नीटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। तो बुनाई या फिर जो नीटिंग होती है उसमें क्या होता है? एक एकल तागे का यूज किया जाता है जिससे वस्त्र के एक टुकड़े को, जो वस्त्र है उसका टुकड़ा बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब जो आप मोजा पहनते हो, यानी जो सॉक्स आप पहनते हो, तो सॉक्स की क्या होती है? जो सॉक्स है उसमें से आपका जो हल्का सा धागा आपने खींचकर देखना तो वो जो फट जाता है। जब जो मोजा है यानी जो सॉक्स है वो फट जाती है आपकी। फटने के बाद उसमें से आपका जो धागे निकलते हैं वो धागा आपने खींचकर देखा है? एकल। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट, एकल धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। तो ये क्या बात है? बिल्कुल सही है, यानी जब आपने एक धागा अगर आपने खींच लिया तो वस्त्र क्या होता है? उधड़ना शुरू हो जाते हैं। वस्त्र जो है यानी वस्त्र खराब होना शुरू होता है। एक धागे के साथ साथ कई धागे क्या है वो खींचते जब आप उसे खींचते रहोगे लगातार तो उससे जो वस्त्र है वो उधड़ना शुरू हो जाएगा। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। तो मोजे ही नहीं, यानी सॉक्स जो आपकी रेडी होते हैं, सॉक्स के साथ साथ कुछ और कपड़े भी आपके ऐसे होते हैं जो इसी बुनाई के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगर आपने एक धागा खींच लिया तो सारा जो कपड़ा होगा वो उधड़ना शुरू हो जाएगा।
इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। तो इस तरह की जो बुनाई होती है वो हाथों के साथ साथ जो है वो किससे की जा जाती है, मशीनों के द्वारा भी आपकी की जाती है। तो मशीन भी इस तरह की जो है मशीन भी इस तरह की बुनाई करती है और हाथों से भी इस तरह की बुनाई की जाती है। तो जैसे आपने देखा भी होगा हाथ की जो बुनाई, जब आपका घर में बना हुआ जो स्वेटर पहनते हैं, जो घर में बनाते हैं वो स्वेटर आप पहनोगे, वो भी इस तरह का ही काम करेगा। अगर आपने उससे एक धागा खींच लिया तो सारा जो कपड़ा है वो उधड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह मशीनों के कपड़े आपके रेडी होते हैं। अगर आपने एक धागा निकाल दिया, एक धागा आपने खींचना शुरू कर दिया तो पूरा कपड़ा जो है वो उधड़ना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे हम आपका दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वस्त्र सामग्री का इतिहास। तो वस्त्र जो है उस सामग्री का जो इतिहास होगा वो क्या है, प्रारंभ में यानी जब स्टार्टिंग के टाइम पर क्या था, जो लोग थे वो वृक्षों की, यानी जब आदि मानव का टाइम था, यानी जब आदि मानव थे वो क्या करते थे, वो स्टार्टिंग में जो थे लोग जो थे वो वृक्ष जो था उसकी छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपना जो शरीर है, अपनी जो बॉडी थी उसको कवर करते थे, ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलिया टोकरी बनाना सीखा। फिर उन्होंने क्या किया, जब कृषि समुदाय में उन्होंने बसना आरंभ करने के पश्चात क्या किया, जब वो एग्रीकल्चर में आ गए, फिर उन्होंने जो उसके पश्चात उन्होंने पतली पतली जो टहनियाँ होती है या फिर जो घास होती है उनको बुनकर चटाइयाँ और डालियाँ जो टोकरी होती है वो बनाना उन्होंने सीख लिया। थर्ड पॉइंट है लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई। फिर उन्होंने क्या किया, जो लताएं होती है, जो जंतु की ऊन होती है, जंतुओं से जो ऊन उन्हें प्राप्त होती थी, जो बाल थे जो एनिमल से प्राप्त होते थे, फिर उन्होंने उनमें ऐंठन देकर यानी गांठ लगाकर यानी ऐंठन दे देकर क्या किया, उन्हें लंबी लड़ियां बनानी शुरू कर दी। आगे है नेक्स्ट टॉपिक बुनकर वस्त्र तैयार किए। फिर क्या किया उन्होंने, बुनकर जो वस्त्र थे वो तैयार किए, बुनकर वस्त्र तैयार किए, बुनकर जो थे वस्त्र वो तैयार इसमें किए। चलिए आगे क्या है, पूर्व में भारतवासी रुई से, पूर्व में जब पूर्व था यानी पूर्व टाइम में क्या था, जो भारतवासी थे वो रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई जाती है। तो कहाँ पर उगाई जाती है, गंगा नदी के जो क्षेत्र है निकटवर्ती उसमें उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है, जो फ्लैक्स है वो भी क्या है, एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, जिससे नेचुरल जो तंतु है जो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में की जाती है। कौन सी नदी, यानी जो नील नदी है उसका जो निकटवर्ती यानी जो उसके समीप जो एरिया था उसमें की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, तो उस टाइम क्या था, जो लोग थे जो पर्सन्स थे उनको सिलाई की नॉलेज नहीं थी, सिलाई उनसे नहीं होती थी। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। उस समय जो लोग थे वो अपने शरीर के विभिन्न भागों को क्या करते थे, जो वस्त्र है उनसे आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। तो अपने शरीर को ढकने के लिए वो कई अलग अलग चीज़ों का यूज इसमें करते थे, अलग अलग जो चीज़ है उसका यूज इसमें करते थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है सिलाई पने की सुई। सिलाई जो है पने की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े क्या किए, तैयार किए। फिर उन्होंने सिलाई पने की जो सुई होती है उसका आविष्कार किया। उस आविष्कार के साथ साथ जो था उसने लोगों ने जो वस्त्र थे उनकी सिलाई करके फिर कपड़े पहनने स्टार्ट किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। तो फिर जब ये आविष्कार हो गया उसके बाद जो कपड़े थे, सिलने वाले जो कपड़े थे उसमें बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, अलग अलग तरह के कपड़े तैयार होने लगे अलग अलग तरह में, यानी जो कपड़े थे कपड़े का आविष्कार होता चलेगा, कपड़े का जो उसमें विभिन्नता यानी स्टार्ट हो गई। यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी जो साड़ियाँ हैं
धोतिया, लुंगिया तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आज भी कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन्हें बिना सिले हम यानी बिना सिले कपड़े हम पहनते हैं। जैसे आपकी साड़ियाँ होगी, साड़ियाँ जो क्या होती है, ये साड़ियाँ हो गई, धोतियाँ होती है, लुंगिया जो होगी या फिर पगड़ियाँ, ये बिना सिले वस्त्र है के रूप में आप उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। देखा भी होगा आपने, जो साड़ियाँ पहनते हो, धोती पहनते हो, जो लुंगिया लपेटते हैं, पगड़ी बनाते हैं, तो ये सभी वस्त्र क्या है, बिना सिले वस्त्र का आज भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर जिस प्रकार यानी समस्त देश यानी जो पूरा देश है, समस्त देश में क्या होता है, खाए जाने वाले जो भोजन है, जो फूड आप खाते हो, उसमें अत्यधिक विविधता आ गई। ये तो बात यानी जो विविधता है, डिफरेंट यानी विविधता इसमें आ गई, डिफरेंसेस आ गया, देखने को आपने देखी होगी। ठीक उसी प्रकार वस्त्रों और पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो उसी तरह क्या है, जो वस्त्र आप पहनते हो, जो क्लॉथ आप पहनते हो, उनमें भी क्या है, वस्तुओं में विविधता आ गई है। तो इसी तरह जैसे फूड में आपकी विविधता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का खाना होता है, तो इसी तरह आपके वस्त्र भी अलग अलग पहने जाते हैं। चलिए, ये आपका जो टॉपिक था, लास्ट था एग्जाम्पल। चलिए इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इसमें जो टॉपिक था हमारा रुई, यानी रुई था, वस्त्र हमने देखे, तंतु था, कताई बुनाई और तागा का इसमें आपका यूज किया गया है। तो चलिए, यह हमारा टॉपिक था। तीसरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। कल नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चे, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।